मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बहुत अहम खबर है और खबर ये है कि हमारे आर्मी चीफ जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और वो रिसीव कर रहे हैं ऑनर कॉर्डन एट पेंटागन टुडे। और इस पे बात करने के लिए काफी दिन के बाद आप जानते हैं साजिद तार साहब जो कि बहुत ही पॉपुलर एनालिस्ट हैं, और जितने दिन वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आते रहे तो मिनट्स आते रहे कि आप उनको बुलाएं, और क्योंकि वो बहुत बिजी थे। लेकिन साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस Thank अगेन। you, Alia. Thank you so much. It's really a pleasure. साजिद साहब, सर आपके देश में यानी आपके मुल्क में बैठे हुए हैं हमारे आर्मी चीफ, और वो वहां पर क्या करने के लिए गए हैं? बहुत सारी अफवाहें और दम तोड़ती रहती हैं, फिर उठती रहती हैं, ये हुआ, ये हो गया, ये करने गए हैं। लेकिन जो आज खबर आई है वो ये है कि आर्मी चीफ आज ऑनर कॉर्डन रिसीव कर रहे हैं। तो ये सर, ये क्या बहुत बड़ा एक इसको एजाज कहा जाता है? और क्या कहेंगे आप? आपके पास क्या देखिए, इसके बारे में जो ऑनर इसको कहते हैं एनहांस्ड ऑनर कॉर्डन इसको कहा जाता है। और दर हकीकत ये इसको एंटर करते हैं फ्रॉम रिवर साइड, और सेक्रेटरी जो हमारे इस वक्त लॉयड ऑस्टिन है वो रिसीव करेंगे। और ये दर हकीकत अवार्ड ये होता है कि वो आते हैं तो उनको वहां इज्जत दी जाती है, सामने परेड होती है, उसको इसको कहा जाता है इनहैंस ऑनर कॉर्डन। तो ये वो बात है। और आज 2:30 बजे मिल रहे हैं लॉयड ऑस्टिन के साथ हमारे चीफ साहब जो हैं, और उनको ये ऑनर वहां दिया जाएगा। मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये दिया जाता है फॉरेन डिग्निटरीज को, और ये फॉरेन डिग्निटरी, और यहां पे ये बताना चाहूंगा कि अप्रैल में ये अवार्ड जो था वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ, उनको दिया गया था अवार्ड। तो अगर मुझसे हकीकतन पूछे तो ये अवार्ड तो ख्वाजा आसिफ साहब का बनता है। लेकिन चले, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं, सिविलियन थे राजनाथ साहब। लेकिन आप देख लें कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके बारे में कहा जाता है खुडे लाइन मिनिस्ट्री। उसके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको पार्क करना हो, जिस बंदे इंपॉर्टेंट आदमी को, तो उसको वहां पार्क कर दिया जाता है। जिस तरह परवेज खटक साहब को चीफ मिनिस्ट्री के बाद पार्क कर दिया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो ये दर हकीकत अवार्ड तो ख्वाजा आसिफ साहब का बनता है, लेकिन बाजवा साहब को भी जाहिर है कि आगे अपने पोतों दोतों को सारी जिंदगी दिखाते रहेंगे कि देखो मैंने सारी जिंदगी क्या किया। तो महीना डेढ़ रह चुका है। जो स्पेकुलेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मेरा भी अक्सर वहां पे उठना बैठना जो है वो होता है लोगों से, और खासकर जो इंपॉर्टेंट हलके हैं जो सियासत के बारे में जो सोच रखते हैं, जिनमें कई अमेरिकन शामिल हैं और कई नॉन अमेरिकन शामिल हैं, लेकिन मेजॉरिटी नॉट पाकिस्तानी। तो स्पेकुलेशन उसमें ये थी कि या तो ये 6 महीने की एक्सटेंशन के बारे में फीलर लेने आए हैं। बल्कि इनकी ट्रिप के बारे में एक और बात करूंगा, यहां पे बाजवा साहब मिल रहे हैं, CIA चीफ को मिल रहे हैं, और उसके बाद यहां पे ये डायरेक्टर इंटेलिजेंस को भी मिल रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो, जो कि मेरे ख्याल में अजीब सी है, कि इस वक्त अभी तक कंफर्म नहीं हुआ टोनी बिल्कन के साथ मिलने के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हालांकि वो ना टोनी बिल्कन के पोर्टफोलियो में आता है, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है टू मीट एन आर्मी चीफ। और दूसरा, हमारे खैर पाकिस्तानी आर्मी चीफ तो खैर वो कहते हैं ना, मुल्क का बादशाह चाहे अंडे दे बच्चे दे, वो तो जो कुछ भी कर सकता है कर सकता है। लेकिन एक सिविलियन को मिलना डायरेक्ट व्हाइट हाउस के साथ जो अटैच है, मेरे ख्याल में ये टोनी बिल्कन साहब को सोचना चाहिए कि वो एक आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इट इज ऑन द रेडार। दूसरा, कई मुलाकातें जो है ऐसी हो रही हैं सीक्रेटली, क्योंकि देखें आर्मी चीफ साहब का दौरा एक काफी लंबा दौरा है। फॉरेन डिग्निटरीज इतने लंबे दौरे करते नहीं। तो एक तो ये भी दुनिया के रडार पे इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी है, वो ये भी परेशान है लोग कि इतने लंबे दौरे के लिए बाजवा साहब क्यों तशरीफ लाए। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, एक मैंने अर्ज की, एक स्पेकुलेशन है कि शायद जो 6 महीने की एक्सटेंशन है उसकी फीलर लेने आए हैं। दूसरी एक बात यह है कि शायद के डील हो चुकी है अगले नाम पर कि कौन आर्मी चीफ बनेगा, और वो बहुत जल्दी उसको अनाउंस किया जाएगा। ऊपर वाले जो इस वक्त आपके रूलिंग एलीट के जो उमरा हैं, आप उन्होंने बैठ के एक चीज डिसाइड कर ली है कि जब तक नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं किया जाएगा, इज़्तिराब और हालात जो है वो स्टेबल नहीं हो सकते। तो उस पर जल्दी से जल्दी उस पर अमल किया जाए। और मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बिगिनिंग ऑफ नवंबर यू विल सी इट के ये सारा ये जो है इस पटारी से चीजें निकल आएंगी।
अब उसमें मैंने जिस तरह आपको कहा है कि स्पेकुलेशंस वॉशिंगटन डीसी में जारी हैं, जिस तरह के अभी तो गोरों को परेशानी उनको बताना पड़ता है, वो कहते हैं कि व्हाई व्हाई दिस मैन इज सो इम्पोर्टेंट, तो उनको बताना पड़ता है कि ही इज द मैन हु इज रनिंग द कंट्री, ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच विद द पावर लाइज। तो फिर वो उनको गोरों के लिए थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ये दिया गया था अवार्ड भी, ये भी मैं देख रही थी कि मिस्टर जयशंकर को भी शायद दिया गया ये इस तरीके से। तो क्या इसमें ये भी कुछ बात की जा रही है कि अमेरिका जो है वो अब इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात, लेकिन इसमें वो कुछ गेन भी करना चाहता है कि पाकिस्तान को जरा थोड़ा सा ज्यादा गर्मजोशी से मिलने से, ये वाला अवार्ड देने से, ये करने से, तो वो क्या दिखाना चाहता है भारत को कि देखो पाकिस्तान से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और तुमने मेरी बात ना मानी तो ठीक है फिर मैं जो हूँ, ये जो बात की जा रही है, क्या ये किस क्या भारत पे इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने डेफिनेटली इसको, आपने बिल्कुल सही इसको आइडेंटिफाई किया है आलिया, वो इस तरीके से कि आपके जो F-16 टायरों में जो हवा भरी है पिछले दिनों, इन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी सफाइयां भी पेश की इन्होंने भारत को कि भाई हमने उनको कोई ऐसी नई चीज नहीं दी, हमने तो पहले ही सब स्टैंडर्ड F-16 दिए थे और हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ उनके टायरों में हवा भर रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। कोई भी उस रीजन में या आपको खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने F-16 का पैकेज दिया है उसकी क्लैरिफिकेशंस, अब मैं देखता हूं कि भारत ने उनको यहां तक रिटर्न कहा है कि व्हाई यू डिड नॉट इन्फॉर्म अस अहेड ऑफ टाइम कि आप पाकिस्तान के F-16 के साथ क्या कर रहे हो, उन्होंने सफाइयां पेश की हैं। और आपके इतला के लिए अर्ज करना चाहूं कि पिछले अरसे में F-16 को भारत के अंदर असेंबल करना, बनाने की बातचीत भी चल रही थी। अच्छा, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत का झुकाव, जब तेल लेना था उन्होंने रशिया से वो भी लिया, यूक्रेन में भी उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, तो दर हकीकत अमेरिका उससे थोड़ा सा नाराज था। दूसरा, चाइना के पंजे से पाकिस्तान को निकाल के चाइना को भी एक सिग्नल देना ताइवान के हवाले से, और ये सारी उस वजह से ये सारे ये जो बाजवा साहब आए हैं और इनके लिए केक मंगाया गया है और इनके लिए हलवे पक रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उस वजह से बन रहे हैं। वरना आप एक बीमार, लेचार, कमजोर, ना आगे ना पीछे, ना मुस्तकबिल, ना कुछ, ना माजी, तो आपको पता ही है इनके यहाँ पे हालात ये होते हैं। यहाँ मैंने प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क के देखे हैं, आके बैठ जाते हैं व्हाइट हाउस के आसपास और रिक्वेस्टें भेजते हैं मुलाकात का टाइम दिया जाए, और कई दफा बगैर टाइम दिए वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। तो लेकिन आजकल ये क्यों इतना प्यार आ गया है इनको पाकिस्तान पे, सिर्फ ये वजह है कि वो एक माइनर सा सिग्नल भेजना चाहते हैं भारत को कि इफ यू कीप डूइंग लवी डवी स्टोरीज विद रशिया, वी हैव ऑप्शंस एज वेल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यू हैव बिकम इररेलिवेंट आफ्टर अफगानिस्तान, पीरियड। और उसके बाद आपने जो डिलीवर कर दिया है सी पैक बंद करके, उसकी पता नहीं आपने कैश पेमेंट कहां ली है, उसका पता नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं ली होगी, जाहिर है। पाकिस्तान में ली होती तो वो बैंकरप्सी के सर पे ना होते आप, लेकिन आपने सी पैक बंद कर दिया है। और उसके बाद अफगानिस्तान से जब अमेरिका वापस चला गया, यू हैव बिकम इररेलिवेंट। आपको कोई रेलिवेंसी है ही नहीं है, सिवाय इस चीज के आपकी सिर्फ एक रेलिवेंसी है, मैं हमेशा ये कहता हूं, आपकी आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इज योर फॉरेन पॉलिसी। उससे ज्यादा आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपका बॉर्डर विद अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना, दैट इज फीडिंग यू सिंस ईयर्स, यू हैव बीन कैशिंग दैट सिंस ईयर्स। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो इकोनॉमी और ट्रेड का मामला है वो तो हम मतलब कहीं है ही नहीं, और इंडिया तो उसमें बहुत आगे है, उनकी तो उससे बहुत बड़ी ट्रेड होती है अमेरिका से, आप लोगों से। लेकिन साहिब साहब, इसमें बल्कि मुझे ये पता चला कि जो डोनाल्ड लू हैं उनको कोई पेशावर के कबाब वबाब बहुत पसंद है, ये बात सही है? डोनाल्ड लू के बारे में देखें, मैं डोनाल्ड लू के बारे में जो मुझे एक रिसेंट बात जो पता चली वो ये थी कि ही वाज अपॉइंटेड इन पेशावर, और पेशावर में वो अपनी बीवी से वहां मिले थे। वहां उनकी बीवी यूएसएड के लिए काम कर रही थी, तो दिस इज हाउ दे मेट। और वो पटा कबाब जो है उनको वो खाते हैं। वो पटा कबाब एक स्पेशल डिश है पेशावर में, जिसमें वो मीट के ऊपर जो है वो जानवर की चर्बी को मसाले लगा के उसको वो पकाया जाता है। तो ही रिसेंटली हैज टोल्ड सम ऑफ हिज काउंटर पार्ट के आई मिस पेशावर, और मैं आई वुड लव टू कम बैक। मेरी बड़ी यादें हैं पेशावर के साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 3 हफ्ते पहले वो भारत के दौरे पर थे किसी डेलीगेशन के साथ।
तो और पिछले दिनों में आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जयशंकर साहब एक बड़ा भरपूर दौरा करके गए हैं। टोनी बिल्किन साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने खासकर इस वक्त भारतीय अमेरिकन आते हैं वीजों के हवाले से उनको इश्यूज थे। टोनी बिल्किन ने ना सिर्फ उनको वादा किया, तीसरे दिन उनको डिलीवर भी कर दिया। कल की न्यूज थी कि वो भारतीयों को जो वीजे H1 के या उनके ग्रीन कार्ड के प्रोसेस हैं, दे हैव बिकम अ प्रायोरिटी फॉर द यूएस गवर्नमेंट। और मैंने आपको बताया 130 भारतीय अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर पॉलिसी रिलेटेड। उसके अलावा उनके लेजिस्लेटर हैं, पांच छह उनके कांग्रेसमैन हैं, 2 गवर्नर पुराने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं। दे आर वे अहेड। जिस तरह मैं कहता हूँ अफसोस के साथ कि आपके लोग गुर्बत के मारे बगैर वीजों के बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, तो आप उससे 2 सिग्नल, आप उन्हें कहते हैं ये हमारा डायस्पोरा है, वो डायस्पोरा नहीं है बेचारे, वो तो अनस्किल्ड तालीम याफ्ता भी नहीं होते, भूख के मारे भागते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी वो रिमिटेंस इतनी भेज रहे हैं हमारे ओवरसीज सपोर्टर, वो अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं भूख के मारे में, हाँ भूख के मारे। कोई तालीम नहीं है। मैं देख रहा हूं ना, आप न्यूयॉर्क में, मैं आप आके देखें तो आपको पता चले कि यहाँ पीटीआई के 4-4 ग्रुप हैं, नून लीग के 10-10 ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी के जो ना जलसे निकाले जाते हैं। लेकिन किसी से पूछा जाए तो उनको रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन आप कह देते हैं ये डायस्पोरा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। परफॉर्म किस तरह करें आप देखिए मैं जिस इलाके से आलिया हूं, वहां के लोग पैदल चल के, मंडी बहाउद्दीन के लोग पैदल चल के इटली पहुंच जाते हैं, पैदल चल के ग्रीस पहुंच जाते हैं। तो फिर आपकी एक पार्टी उनको कहती है कि ये देखे हमने इतने लोगों को बाहर भेज दिया, रिमिटेंस देखें। अगर आप माइंड ना करें तो लफ्ज ये है कि आप अपने बच्चे बेचते हो। आप बच्चे आपके बिक के जाते हैं, लेबर करते हैं। आपके हालात ये हैं, आपके बच्चे दुबई में और सऊदी अरेबिया में उनकी सड़कें और उनके घर बना रहे हैं, और आप अपने पुल बनाने के लिए कोरिया को, आप अपने मोटरवे बनाई तो कोरिया से बनवाई, आप अपनी सड़कें अपना सी पैक बनवाने के लिए चाइना के लिए बना रही। लाहौर की ट्रैक रिमूवल का ठेका टर्की को दे दिया, क्योंकि आपका टोटल फोकस डॉलर्स और पाउंड्स है, नेशनलिज्म के। आप कभी कोई उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेते। अफसोस के साथ मेरी तो ये उसमें वजह ये है क्योंकि आलिया मैं खुद एक इमिग्रेंट हूं, और मैं इमिग्रेंट्स के हालात को देखता हूं कि वो यहां क्या लेने आते हैं, आते कैसे हैं, फिर उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो यहाँ पे 130 अपॉइंटमेंट्स में आए व्हाइट हाउस में। कोई तालीम हो तो लेकर आएंगे तो जाए ना भी वहां तक। यहाँ कांग्रेसमैन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों के, काउंसिलमैन भी नहीं बन सका आज तक वहां से पाकिस्तानी, एक भी सिंगल। तो करें क्या, क्योंकि बेचारे वो $1 कमाते हैं, 4 उधारे लेकर पाकिस्तान भेज देते हैं। एक कमाने वाला होता है, पीछे 10-10 बैठ के खाते हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डायस्पोरा बन के यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में आके आपका करें। उनको बेचारों को तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जाएं, हमें वहां का एमपी या एमएनए आके मिल ले, उनके लिए यही बहुत है। थाने का मुहर्रर उनसे मिल ले, यही बहुत है। और वो इसी चक्कर में बेचारे फिर रहे हैं। लेकिन अफसोस है, नो कंपैरिजन विद एनी अदर डायस्पोरा। एग्जैक्टली और वही तो सर, तभी तो देखिए ना हम कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर हैं। लॉबिंग में जब हम बात करते हैं वहां पे हमारी कोई सुनता नहीं, उनकी सुनता है, तो उसकी वजह भी यही। हमारी लॉबी इस वक्त, आलिया आई एम सॉरी टू कट, हमारी लॉबी सिर्फ $25,000 महीने का दें तो वो लॉबी चल रही है, बड़ी कामयाबी से चल रही है। वो लॉबी बड़ी अच्छी चल रही है। काश के कभी यही लोग पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए भी ऐसी कोई लॉबी फर्म हायर करते जो अपने लिए की है। उसमें वो बहुत कामयाब है। इजराइल के अंदर उनके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, इजराइल भी परेशान है। उनके ऊपर जब दहशतगर्दी का केस बना था, सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस भी परेशान हो गया था, यहाँ का मीडिया भी परेशान हो गया था। उनका इंटरव्यू आरटी वालों ने कर लिया था। तो वो $25,000 महीने की लॉबी जो है काम कर रही है, वरना पाकिस्तान पे यारो मददगार खड़ा है, उसकी लॉबी कहीं नहीं। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब ये आर्मी चीफ का ये जो दौरा है, इस पे एक तो ये कि वहां पर उनको ये अवार्ड शवार्ड भी मिल गया, तो इमरान यहाँ पे तो खान साहब जो है 4 साल रहे, एक तो आप उनको तो बहुत ज्यादा इस चीज का दर्द होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो ले लेते हैं एक्सटेंशन, फर्ज करें, तो फिर क्या खास तौर पर खान साहब को ये एक पॉइंट नहीं मिलेगा कि ये देखें ये जो दौरा जो है ये इसीलिए हुआ, फिर एक नया यहाँ पर हंगामा खड़ा होगा? नहीं, इस वक्त आलिया अगर देखा जाए, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा
इस वक्त खान साहब जो नरेटिव है, जितना उन्होंने कौम को तैयार कर लिया है जिहाद के लिए, उनके सामने कोई भी पॉइंट जो है वो बेमानी है। मैं अगले दिन एक बैरिस्टर के साथ, अब पाकिस्तानी बैरिस्टर, मैं समझता हूं कि ही वाज वेल एजुकेटेड पर्सन, मैंने उससे एक दिन डिस्कशन में कहा यार कि मुझे खान साहब की ये फला फला स्टेटमेंटों से मुझे आई हैव रिजर्वेशंस ऑन इट। उनका जवाब ये था कि नहीं, आपको शायद ये स्टेटमेंट समझने में गलती लगी है, तो या फिर मीडिया ने इनको गलत बयान किया है। मुझे फौरन एक आदमी याद आया, फारूक सत्तार साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार। वो जब उनके बड़े भाई जो है लंदन में बैठ के स्टेटमेंटें देते तो फौरन टीवी पे आके कहते थे नहीं, आपको समझ नहीं आई, भाई ने इस तरह नहीं कहा, आपको समझने में गलती लगी। इस वक्त आप पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ लोगों का बिल्कुल हालात ये है, इस वक्त जो मर्जी आप कर लें, वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन झूठ नहीं बोल सकते, अमीरुल मोमिनीन जो है वो हमें गलत जगह पे ले जा नहीं सकते। किसी 25 करोड़ के इंसान ने आज तक उनसे ये नहीं पूछा कि 3.5 साल की परफॉर्मेंस आपकी क्या थी। किसी की जुर्रत नहीं है। आपको मैंने एक दफा पहले भी शायद आप ही के मैंने सेगमेंट में कहा था कि एक दफा रावलपिंडी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पे पीटीआई का एक वर्कर था, उसने सवाल किया, क्वेश्चन किया, ना सिर्फ खान साहब ने उसको झड़क के बिठा दिया, बाद में पीटीआई के जो जाले वर्कर थे मारा उन्होंने उसको कि तुमने अमीरुल मोमिनीन के सामने ये बेदबी किस तरह की। तो जब आप एक इस तरह पोजीशन में पहुंच चुके हो, ये कौम जो है वो आपने तैयार कर दी है ना, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब के साथ अगले दिन लंदन के अंदर हुआ है, जिस तरीके से देखे, मैं अक्सर कहता हूं सऊदी अरेबिया से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनको सजा दी गई एज ए नून लीग की वजह से। तो वो जो बच्चे जो बेरोजगार हैं, वरना तो देखे ना वेस्ट के अंदर तो हम घंटों के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन वो बेकार जो बच्चे हैं अमीर लोगों के, वो बैनर उठा के बाहर आ जाते हैं। न्यूयॉर्क में भी खड़े थे, लंदन में हमारी आंटियां जो देख लिया आपने मरियम औरंगजेब के साथ क्या किया है, रोजा रसूल पे क्या हुआ है। तो इस वक्त इन चीजों को अगर ना रोका गया तो आपका कोई मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा सितम जरीफी ये है कि 4 करोड़ लोग डूब चुके हैं, लेकिन आप डीजे बट के म्यूजिक के ऊपर आप हर शहर में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, बच्चियां मेकअप करके जाती हैं, डांस होता है, रंगरलियां होती हैं, सब होता है, आखिर में कह दिया जाता है अमर बिन मारूफ, और आखिर में कह दिया जाता है कि आपके सारे गुनाह माफ, आप पार्टी करें। तो लेकिन ये इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आप जो 10 साल कहा जाता है $30 बिलियन का लॉस है और 10 साल लगेंगे रिकवरी में, वो भी अगर पीछे से पैसे आते रहे तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो देने वाले, इस वक्त दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है, दुनिया का फोकस यूक्रेन है, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा। तो इन सारे हालात के अंदर अगर देखा जाए, और आप चाहते हैं डॉलरों और पाउंडों की बारिश हो, लोगों को पता है। आज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ा पोडियम के ऊपर खड़े होकर कि अगर आप हमें पैसे देते हैं तो हम उनमें करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरियां बुलंदो बाला इस वक्त हर कैपिटल के अंदर डिस्कस हो रही हैं, जिनमें मैं खुद शामिल हूं। मैं खुद पैसे पाकिस्तान भेजना चाहता हूं, लेकिन कंफ्यूज्ड हूं कि वो पैसे किस तरह जाएंगे, असली जगह पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि स्टोरियां यहां पे ये आ रही हैं कि लाहौर या कराची से जब सामान का ट्रक निकलता है तो सैलाब जदगान के पास पहुंचने से 20 मील पहले ही लूट लिया जाता है। और अभी तक अफसोस कि आपकी सिटिंग गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रोड मैप नहीं बनाया। आपको पता है कि दुनिया आपको पैसे सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं देना चाहती। आपको कानून साजी करनी चाहिए थी कि अगर जिसने सैलाब जदगान के फंड में से पैसे खाए 10 साल की सजा दी जाएगी। जिस सरकारी मुलाजिम ने अब्यूज किया उसको मुलाजिमत से निकाल दिया जाएगा। किसी ने ये किया? क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। सैलाब को आपके मीडिया ने कवर करना छोड़ दिया है, बिल्कुल कवर नहीं करते हो। आपके जो सिंगर हैं, आपके जो स्टेज एक्टर हैं, वो सारे लंदन में और टोरंटो में और न्यूयॉर्क में शो कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन अर्तुगरुल गाजी की सारी कास्ट पाकिस्तान पहुंच गई, एंजेलिना जूली यहां से पहुंच गई। पहुंचे नहीं तो आप पाकिस्तानी ही नहीं पहुंचे। सही है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। और हम यही कहेंगे कि अब जब जनरल बाजवा वापस आएंगे तो उसके बाद सबकी नजरें इसी पर होंगी कि वो वापस आ गए हैं, तो अब वो एक्सटेंशन उनकी हो रही है या नहीं हो रही, तो फिर हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे जो भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।